नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस शार्प व्यू कार्यक्रम में। आज हम लोग एक ऐसे इशू को लेकर आए हैं आपके सामने जो निश्चित तौर पर आपके लिए, हमारे लिए और हम सब के लिए बहुत ही जरूरी है। प्रश्न आज पहला हमारा यह है कि विच वन इज बेटर, मोदी और मनमोहन? दोनों में से कौन बेहतर है? अगर हम मनमोहन जी के 10 साल का अध्ययन करें और मोदी जी के 7 साल का, तो दोनों में से कौन भारत के लिए ज्यादा फलदायी साबित हुआ है? तो यहाँ पर हम लोग आज सबसे पहले इसी प्रश्न पर चर्चा करेंगे। और इस प्रश्न का जब मैंने उत्तर खोजने की कोशिश की तो कुछ चीजें मेरे सामने निकल कर आई। सबसे पहला मैंने देखा कि आजकल हर देश को भारत के साथ मित्रता करने में बड़ी रुचि है। कारण ढूंढने की मैंने कोशिश की, आखिर क्या कारण हो सकता है कि हर एक देश, चाहे अमेरिका हो, रूस हो, चाहे चीन, जापान, जितने भी देश हो, सबकी रुचि आज भारत के साथ मित्रता करने में है। कोई भी एक ऐसा देश मुझे अभी पाकिस्तान को छोड़कर नहीं मिला जो भारत से दुश्मनी रखना चाहता हो या भारत के विरुद्ध होना चाहता हो। यहाँ तक कि इमरान खान भी अपने शासन के अंतिम समय में भारत का गुणगान करते हुए नहीं थक रहे थे। तो आखिर हुआ क्या है, क्या हो रहा है? तो इन सारी चीजों का अध्ययन करने के पीछे मैंने देखा कि कहीं ना कहीं भारत की जो शक्ति है वह निश्चित तौर पर सैन्य बल के साथ साथ धन बल भी आज के समय में हो चुकी है। अब यहाँ पर याद रखिएगा, अगर हम लोग बात कर रहे हैं धन बल का, तो धन बल का प्रतिनिधित्व या उसका प्रदर्शन करने का जो मुख्य कार्य करता है वो है हमारा विदेशी मुद्रा भंडार। भारत के पास अभी ऑल टाइम हाई कह लीजिए $600 बिलियन से ज्यादा की विदेशी मुद्रा है, जो न सिर्फ भारतीय अर्थनीति को सबलता दे रही है बल्कि भारतीय विदेश नीति को भी एक नया एज दे रही है। यहाँ पर याद रखिएगा, लास्ट ईयर 2021 में हमारा विदेशी मुद्रा भंडार $640 बिलियन के अपने सर्वोत्तम स्तर पर जा पहुंचा था और वर्तमान में यह करीब करीब आपका $607 बिलियन के आसपास है। कारण सीधा सा है कि लास्ट 4 महीनों में काफी ज्यादा पेट्रोलियम प्रोडक्ट के दाम बढ़े हैं, जिसकी वजह से हमारा पैसा एक बड़े अमाउंट में चला गया है पेट्रोलियम प्रोडक्ट के ऊपर। दूसरी चीज ये है कि इस दौरान जो हम लोग देख रहे हैं कि लगातार गिरावट नजर आ रही है विदेशी मुद्रा भंडार में, इसका कारण यही है पेट्रोलियम प्रोडक्ट के बढ़ते हुए दाम। तो खैर ये उतनी ज्यादा चिंता की वजह नहीं है। क्यों, मैं आपको बताता चलता हूँ। आपको इकोनॉमिक्स टाइम्स का ही मैं एक और न्यूज के ऊपर लेकर आ रहा हूँ जो हमारे 16 अप्रैल को यह प्रकाशित किया गया था। तो यहाँ पर देखिएगा, 16 अप्रैल 2022 को एक न्यूज आई है इकोनॉमिक्स टाइम्स में। यह कहता है इंडियाज फॉरेन रिजर्व एनफ टू कवर जस्ट ईयर इंपोर्ट। इसका मतलब क्या है? इस विदेशी मुद्रा भंडार का अगर हम लोग महत्व समझना चाहें तो इस लाइन को हमको समझना पड़ेगा। ये लाइन सीधे तौर पर कहता है कि मान लीजिए अगर हम लोग अगले 1 साल तक कोई भी निर्यात न करें, कोई भी एक्सपोर्ट न करें, भारत में कहीं से भी $1 का निवेश न आए या भारत में एक भी फॉरेन टूरिस्ट ना आए, यहाँ तक कि जो एनआरआई भारतीय हैं वह भी $1 भारत में न भेजे, तब पर भी भारत अपने खर्चों को 1 साल तक पूरा करता रहेगा। तो यह है हमारे विदेशी मुद्रा भंडार की शक्ति। तो यहाँ पर याद रखिएगा, भारत का आज विदेशी मुद्रा भंडार इस स्तर पर जा पहुंचा है। लेकिन सवाल यह है कि भारत की जो राजनीतिक शक्ति बढ़ी है, आर्थिक शक्ति बढ़ी। अब देखिए, जैसे श्रीलंका को हम लोगों ने सहायता की, नेपाल भी उसी प्रकार से फंस चुका है। इसी प्रकार से पाकिस्तान की हालत आप ही देख ही रहे हैं कि किस प्रकार से बुरी अवस्था में है। तो ये भारत के जितने पड़ोसी देश हैं वो सारे के सारे आर्थिक समस्याओं से ग्रस्त हो चुके हैं। वहीं भारत इसी काल में या इसी कालखंड में एक शक्ति के रूप में उभरा है। तो आखिर इसके पीछे कौन है, मोदी या मनमोहन? सबसे बड़ा सवाल। हर एक व्यक्ति जो 2024 में लोकसभा चुनावों में जाएगा, निश्चित तौर पर इस प्रश्न का उत्तर उसे जरूर चाहिए कि आखिर इस 607 या $17 बिलियन के पीछे कौन, मोदी इकोनॉमिक्स या मनमोहन इकोनॉमिक्स? आइए आज हम लोग इस कार्यक्रम में आज इसके ऊपर एक खुली चर्चा करेंगे और बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ आंकड़ों के आधारित ज्ञान की, और साथ में उन सारे प्रमाणों की जो आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं।
तो चलिए शुरुआत करते हैं इस पूरे के पूरे कार्यक्रम का। यहाँ पर से दोस्तों अब आप देखिए कि भारत में विदेशी मुद्रा भंडार 2014 में कितना था, यानी कि मोदी जी को विरासत में कितना मिला था। तो याद रखिएगा ये 304 बिलियन डॉलर मोदी जी को विरासत में मिला था। वर्तमान में यह है आपका 607 बिलियन डॉलर, यानी कि सीधे तौर पर अगर मोदी जी का देखेंगे तो इनके कालखंड में करीब करीब 303 बिलियन डॉलर की वृद्धि दर्ज की गई है। तो मोदी जी के शासनकाल में करीब करीब 303 बिलियन डॉलर की विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ा है। निश्चित तौर पर इसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। लेकिन क्या मनमोहन जी के काल में भी इतना ही पैसा बढ़ा था? तो आइए जरा हम लोग आरबीआई के डाटा पर ध्यान देंगे। अब यहाँ पर याद रखिएगा 31 मार्च 2004 की बात है। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार यहाँ पर याद रखिएगा 112 या कह लीजिए 113 बिलियन डॉलर था। 2004 के 31 मार्च को जब वाजपेयी जी की सरकार जा रही थी और मनमोहन जी की सरकार आ रही थी, तो उस अवस्था में भारत के पास 112 बिलियन डॉलर विदेशी मुद्रा भंडार था। ये बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। तो यहां पर याद रखिएगा कि ये किस प्रकार से दोनों के डिफरेंस को बतलाता है। अब यहां पर देख लीजिए, थोड़ा सा हम लोग पहले भी अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं कि किस प्रकार से हम लोगों ने 1991 से लेकर 2004 तक की यात्रा की है। तो 91 में जहां हमारे पास 7-8 बिलियन डॉलर हुआ करता था, ये मार्च की बात है। वहीं दिसंबर 90 और जनवरी 90 में अगर बात करेंगे तो हमारे पास केवल 1 बिलियन डॉलर ही शेष बचा था। उस समय हमारे प्रधानमंत्री थे श्री चंद्रशेखर और हमारे वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा जी। तो इस दौर 1 बिलियन डॉलर से लेकर आज यहाँ पर अगर बात करेंगे तो 112 बिलियन डॉलर तक पहुंचने में कौन कौन से हम लोगों ने दौर देखे हैं, ये सारा इस डाटा से व्यक्त होता है। वाजपेयी जी को 1998 के मार्च में जब गद्दी मिली, तो यहाँ पर याद रखिएगा उस समय करीब करीब 25-26 बिलियन डॉलर के आसपास विदेशी मुद्रा भंडार था। तो यहाँ पर 26 बिलियन डॉलर से 112 तक पहुंचाने में करीब करीब आप कह सकते हैं कि 4 गुना की वृद्धि की गई। तो यहाँ पर इस प्रकार से वाजपेयी का काल भी विदेशी मुद्रा भंडार के काल के लिए बहुत उत्तम साबित हुआ, क्योंकि आप लोगों को यह समझना पड़ेगा कि यह वह काल था जिस दौरान भारत पर कई आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए गए थे परमाणु परीक्षण के कारण। तो 98 से लेकर 2002 तक का जो काल था, इसमें विविध प्रकार के हमारे ऊपर प्रतिबंध लगे हुए थे। इस दौरान भी हमारा विदेशी मुद्रा भंडार लगातार बढ़ा है। तो खैर आज हम लोग वाजपेयी जी की चर्चा नहीं करेंगे। आज हमारा मुख्य टारगेट है मोदी और मनमोहन के बीच चर्चा करना। तो आइए इस पूरे के पूरे डाटा को हम एक समराइज कर लेते हैं कि किस प्रकार से था। तो 2014 में 304 बिलियन यूएस डॉलर, 2004 में 112। तो यहां पर याद रखिएगा 112 बिलियन यूएस डॉलर से बढ़कर 304 बिलियन यूएस डॉलर तक हमारा विदेशी मुद्रा भंडार पहुंचा, यानी कि इसमें से वृद्धि की दर्ज की गई 281 बिलियन यूएस डॉलर की। बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे कि मनमोहन जी के काल का हमारा रिकॉर्ड मिलता है। वहीं पर मोदी जी का अगर बात करेंगे तो मोदी जी के काल में अगर हम लोग देखेंगे तो वर्तमान में 607 बिलियन यूएस डॉलर, जो कि 2014 में 304 बिलियन यूएस डॉलर था, करीब करीब 303 बिलियन यूएस डॉलर की इंक्रीमेंट को दर्शाता है। तो निश्चित तौर पर मनमोहन जी के 10 साल की तुलना में मोदी जी का 7 साल ज्यादा इंप्रेसिव आपको यहाँ पर दिखता है। तो यहाँ पर याद रखिएगा 281 बिलियन डॉलर यूएस के ग्रोथ से हटकर मोदी के समय में 303 बिलियन यूएस डॉलर विदेशी मुद्रा भंडार हो गया है। हालांकि यहाँ पर भी मैं अगर थोड़ी सी ईमानदारी से बात करूं तो मैं मनमोहन जी को ज्यादा मार्क्स देना पसंद करूंगा कंपैरेटिवली मोदी जी का। कारण सीधा सा है कि 0 से 10 करना मुश्किल होता है, 10 से 20 करना आसान है। 0 से 10 करने में 10 गुना ग्रोथ होता है और 10 से 20 करने में 2 गुना ग्रोथ होता है। तो ये हमारा 10 से 20 करना हम लोग मोदी जी का रखेंगे, जबकि 0 से 10 करने में यहाँ पर मनमोहन जी है। तो याद रखिएगा इसे हम लोग, मैं एक तरह से इसे ज्यादा इंप्रेसिव मानूंगा कि मनमोहन जी का काल
यह ज्यादा बेहतर साबित हुआ। लेकिन क्या यह सिर्फ एक सच्चाई है, इसके उलट और कुछ नहीं? तो इसके बारे में जब हम लोग ने इसके ऊपर विचार करना शुरू किया तो मैंने देखा कि जो फॉरेन रिजर्व होता है, इसमें एक महत्वपूर्ण कंपोनेंट फॉरेन डेब्ट का भी होता है। याद रखिएगा, विदेशी कर्ज का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। अब विदेशी कर्ज और विदेशी मुद्रा भंडार में क्या समानता है या दोनों के बीच में क्या संबंध है, ये जानने के लिए थोड़ा सा आपको अर्थनीति के बारे में सोचना होगा। मान लीजिए वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ ने आपको कर्ज दिया है, आपके देश को कर्ज दिया। अब यहां पर याद रखिएगा, आईएमएफ कर्ज देता है आपका शॉर्ट टाइम के लिए, वहीं पर वर्ल्ड बैंक आपको लॉन्ग टाइम के लिए कर्ज देता है। वर्ल्ड बैंक ने जो कर्ज दिया, मान लीजिए वह प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए वह कर्ज दे रहा है, या फिर वह मनरेगा के लिए कर्ज दे रहा हो, तो वो पैसा न मनरेगा में डॉलर में पेमेंट होगा, न प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में डॉलर में पेमेंट होगा। वस्तुतः होगा ये कि वो जो डॉलर आएगा वह हमारे फॉरेन रिजर्व में जमा रहेगा और उसके अगेंस्ट में हम लोग भारत में रुपया खर्च करेंगे। तो यहाँ पर याद रखिएगा, तो ये जो कर्ज होते हैं वो एक्चुअली विदेशी मुद्रा भंडार को ही और मजबूत करते हैं, न कि देश के अंदर उस पैसे का फ्लो होता है। तो इस प्रकार से कर्ज को भी जानना बहुत जरूरी है कि आखिर कर्ज की क्या स्थिति है, क्योंकि किसी भी देश की अगर स्थिरता, विकास या मजबूती की बात करनी है तो आपको देखना ही होगा कि आखिर उस देश की अर्थव्यवस्था में विदेशी कर्ज कितना है और कितना बोझ उस देश के ऊपर है। तो विदेशी कर्ज की जब मैंने पड़ताल शुरू की तो मैंने देखा कि इंडिया का एक्सटर्नल डेब्ट करीब करीब 112 बिलियन यूएस डॉलर था, और ये टाइम पीरियड है आपका 31 मार्च 2004। तो जिस समय मनमोहन जी को सत्ता मिली थी उस समय उनको विरासत में 112 बिलियन यूएस डॉलर का कर्ज मिला था। अब इसके बाद मनमोहन जी के काल में यह कितनी वृद्धि हुई यह भी देखना उल्लेखनीय होगा। यहाँ पर याद रखिएगा, ये जो 112 बिलियन यूएस डॉलर है यह पंडित नेहरू से लेकर पंडित वाजपेयी तक का लिया गया कर्ज है। लेकिन अब सिर्फ बात करेंगे मनमोहन जी के समय का कर्ज का। तो यहाँ पर याद रखिएगा 112 से ये आरंभ होता है और 2013-14 में अगर हम लोग बात करेंगे तो ये 440 बिलियन डॉलर तक जा पहुंचता है। तो यहाँ पर याद रखिएगा मनमोहन जी के काल में यह 440 बिलियन यूएस डॉलर तक जा पहुंचा। 440 बिलियन यूएस डॉलर तक जा पहुंचा है तो आप समझ सकते हैं कि कितनी इसमें इंक्रीमेंट हुई। लेकिन अब दूसरे साइड से हमको इसी डाटा को अगर फिर से हम देखना चाहें तो ये देखिए अलग अलग ईयर्स का यहाँ पर भी मैंने क्लासिफाई किया हुआ है, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, लास्ट में वही आपका फिर से पहुंच रहा है 440 बिलियन डॉलर। इतने का कर्ज भारत लेकर बैठा हुआ था 2014 तक। अब आते हैं मोदी जी के समय में। अब यहाँ पर 2014 से लेकर बात करेंगे 2021 तक की। मैं यहाँ पर 2022 के 6 महीने नहीं ले रहा हूँ, याद रखिएगा 2021 के 3 महीने और 2022 के 3 महीने। ये डेट देख लीजिए, ये कब का है आपका। तो यहाँ पर याद रखिएगा यह आपका 29 सितंबर 2021 को ये रिपोर्ट टाइम्स ऑफ इंडिया में प्रकाशित हुई है। भारत का एक्सटर्नल डेब्ट बतलाया जा रहा है 570 बिलियन यूएस डॉलर। यहां पर याद रखिएगा 440 से ये इंक्रीमेंट है 570। बहुत ध्यान देने योग्य बात है, 570, 440 2014 में था, ये 2021 में है। क्योंकि मैं लास्ट 6 महीने को इसलिए छोड़ दे रहा हूं क्योंकि याद रखिएगा ये हमारा पूरा का पूरा जो कालखंड है 2020 का और 21 का, वैसे तो इस दोनों को छोड़ देना चाहिए क्योंकि ये कोरोना महामारी के कारण काफी देश ही नहीं बल्कि विश्व को आर्थिक क्षति उठानी पड़ी है। तो यहाँ पर याद रखिएगा कोरोना जैसी कोई महामारी मनमोहन जी के काल में नहीं आई थी, इस कारण से 2022 को मैंने कैलकुलेट नहीं किया है। तो चलिए अब जरा दोनों के डाटा के ऊपर नजर डालते हैं कि आखिर विदेशी कर्ज किसके काल में ज्यादा बढ़ा। तो 2014 में जहां 440 बिलियन यूएस डॉलर विदेशी कर्ज था, वही 2004 में ये महज 112 बिलियन यूएस डॉलर था। यानी कि ये मनमोहन जी के समय में 328 बिलियन यूएस डॉलर बढ़ जाता है।
वहीं पर बात करेंगे मोदी जी के समय में, अगर बात करेंगे वर्तमान सरकार ने इसे 440 से 570 यानी कि करीब करीब 130 बिलियन डॉलर का कर्ज लिया है अंतिम 7 वर्षों में। 10 वर्षों में अगर इसको दोगुना भी हम कर दें तो भी ये 260 बिलियन डॉलर से ज्यादा नहीं होगा। मतलब ये हर हालत में मोदी जी का परफॉर्मेंस मनमोहन से बेहतर रहेगा। लेकिन हो सकता है स्थितियां कुछ और हो मनमोहन जी के समय, मोदी जी के समय स्थितियां कुछ और हो। क्या क्या स्थितियां हैं वो भी थोड़ा सा हम लोग को देखना ही पड़ेगा कि आखिर क्या स्थितियां हैं कि इतने कर्ज लिए गए हैं। तो यहाँ पर ये, अब इस कर्ज के अलावा अब जरा इस कर्ज के डाटा को फॉरेन रिजर्व के साथ मिला दीजिए, फिर आपको देश की वास्तविक स्थिति का पता चलेगा कि कर्ज के साथ हम लोगों ने विदेशी मुद्रा भंडार को मिला दिया। हम लोगों ने देखा था 281 बिलियन यूएस डॉलर यानी कि फॉरेन रिजर्व की वृद्धि हुई थी मनमोहन जी के काल में। यहाँ पर ऊपर वाला डाटा जो है हमारा वो मनमोहन जी का है। तो मनमोहन जी के काल में 281 बिलियन यूएस डॉलर का वृद्धि हुआ था विदेशी मुद्रा भंडार में। लेकिन आश्चर्यजनक बात यह है कि इसी दौरान उन्होंने 328 बिलियन यूएस डॉलर कर्ज भी ले लिया है। तो ये जो विदेशी मुद्रा भंडार है इसमें कर्ज का पैसा भी है, याद रखेंगे। तो 281 बिलियन यूएस डॉलर की इंक्रीमेंट हुई, लेकिन एक्चुअल कर्ज ले लिया गया 328 बिलियन यूएस डॉलर का। नतीजा आप देख सकते हैं कि जो ग्रोथ होनी चाहिए वो नेगेटिव में चली गई विदेशी मुद्रा भंडार की। 47 बिलियन यूएस डॉलर नेगेटिव जा चुका है मनमोहन सिंह के समय में। तो यानी कि जो 304 बिलियन डॉलर दिया गया था मनमोहन जी को, उससे भी इन्होंने काफी कम कर दिया है। यहां पर याद रखिएगा, क्षमा कीजिएगा, 112 बिलियन डॉलर जो मिला था, तो 112 बिलियन यूएस डॉलर जो इनको मिला था उसमें से भी इन्होंने 47 माइनस कर दिया। नतीजा यह सिर्फ, अगर आप बात करेंगे तो महज 80 बिलियन यूएस डॉलर विदेशी मुद्रा भंडार बचा पाने में सफल होते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि 80 बिलियन यूएस डॉलर ही केवल इनके पास रहा। 112 मिला था, 80 कर दिया इन्होंने 10 साल में। कारण सीधा सा है कि जो ये दिख रहा है आपको 304 यूएस बिलियन डॉलर, इसमें 328 तो विदेशी कर्ज है केवल, जो इन्हीं के शासनकाल में लिया गया है। तो मनमोहन जी ने जितना कर्ज लिया वो निश्चित तौर पर बहुत ज्यादा डराने वाला था। अब आइए मोदी जी का इसी पैमाने पर हम लोग अध्ययन करेंगे। अब यहाँ पर याद रखिए 2022 की बात करेंगे तो इनके पास है 607 बिलियन यूएस डॉलर, जबकि विरासत में मिला था 304 बिलियन यूएस डॉलर का फॉरेन रिजर्व, यानी कि 303 बिलियन डॉलर का कुल इंक्रीमेंट हुआ विदेशी मुद्रा भंडार में। ये मोदी इकोनॉमिक्स है। वहीं पर अगर बात करेंगे इसी दौरान फॉरेन डेब्ट लिया गया 130 बिलियन यूएस डॉलर, यानी कि 303 में अगर हम 130 को घटा ले तो 173 बिलियन यूएस डॉलर हमारी विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ी है। जहां मनमोहन जी के समय 47 बिलियन यूएस डॉलर गिर गई थी पुराने रिकॉर्ड से, वहीं पर उसी प्रकार से हम लोग देखेंगे तो मनमोहन सिंह की तुलना में मोदी गवर्नमेंट ने कहीं बेहतर काम किया है और यह 173 बिलियन यूएस डॉलर विदेशी मुद्रा भंडार को बढ़ा पाने में सफल हुई है। अब बहुतों को ये बड़ा उटपटांग लग रहा होगा कि ये कंपैरिजन कैसे आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर याद रखिएगा, सीधी सी बात यह है कि देश की जो आन बान और शान होती है, न सिर्फ देश की बल्कि आपकी, समाज में आपको इज्जत प्रतिष्ठा तब मिलती है जब आपके जेब में सोने के सिक्के भरे हो। अगर आपके जेब में सिक्के नहीं है तो निश्चित तौर पर आपको अपने समाज में भी बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं मिलेगी। यही हो रहा है आज भारत के साथ। आज भारत जो विश्व में कह सकते हैं एक अग्रणी देश बनकर शामिल हो गया है कि हर कोई उससे मित्रता करना चाहता है, उसके पीछे उसका विदेशी मुद्रा भंडार कहीं ना कहीं है, जिसे बढ़ाने में बहुत बेहतरीन योगदान सिर्फ मनमोहन सिंह जी ने नहीं दिया, बल्कि साफ तौर पर मैं कहूंगा कि इसमें पूरा का पूरा योगदान नरेंद्र दामोदर दास मोदी का है।
मनमोहन इस मामले में काफी फिसड्डी साबित हुए और उन्होंने 47 बिलियन यूएस डॉलर का क्षति कर किया। और वहीं पर उसी अवधि को अगर हम लोग 10 के जगह पर 7 वर्ष ही केवल लें तो 7 वर्ष की अवधि में 173 बिलियन यूएस डॉलर का योगदान दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। तो आप समझ सकते हैं कि किसकी इकोनॉमिक्स बेहतर है। मैं इस पूरे के पूरे प्रोग्राम में कोशिश करूंगा सिर्फ आपको तथ्यों के साथ में और प्रमाणों के साथ में जो भी कहूं उसकी पुष्टि करता हुआ चलूं। ये सारे के सारा डाटा गूगल पर, नेट पर सब जगह उपलब्ध है। आप भी खुद से सर्च कीजिए और जानिए अपने देश के बारे में कि देश की बढ़ी हुई शक्ति का राज क्या है और कैसे आने वाले दिनों में ये महाशक्ति बन सकती है। और अपने देश को सुझाव दें। मेरे जैसे आप भी वीडियोस बनाकर अलग अलग वीडियोस बनाकर अपने देशवासियों को सुझाव दे सकते हैं। निश्चित तौर पर अच्छे सुझाव होंगे तो सराहे भी जाएंगे और लोग उसे एक्सेप्ट भी करेंगे। चलिए आज के कार्यक्रम में इतना ही। उम्मीद करता हूं यह कार्यक्रम आपको तथ्यपरक लगा होगा और अगर किसी प्रकार की शिकायत है तो निश्चित तौर पर कमेंट बॉक्स में जरूर बतलाएं। और अगर यह वीडियो अच्छा लगा है तो इस चैनल को लाइक जरूर करें और साथ में अपने मित्रों तक भी पहुंचाएं ज्यादा से ज्यादा संख्या में, अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो। चलिए मित्रों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले कार्यक्रम में। धन्यवाद।